हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता स्टील स्ट्रक्चर के हम 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 101 से 101 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, देखिए, द मैकेनिज्म मेथड एंड द स्टैटिकल मेथड गिव्स। ये प्लास्टिक एनालिसिस है, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जब प्लास्टिक एनालिसिस टॉपिक से है ये पूछ रहा है कि द मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिकल मेथड गिव्स। तो ये स्टैटिकल मेथड होता है, ये लोअर बाउंड थ्योरी से देता है, ये लोअर बाउंड थ्योरी होता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म लोअर बाउंड थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि लोअर बाउंड थ्योरी, स्टैटिकल मेथड लोअर बाउंड थ्योरी भी होती है, और जो मैकेनिज्म मेथड होता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम में मैकेनिज्म मेथड होता है वो अपर बाउंड थ्योरम होता है। देखिए आपको यहाँ से समझ में आएगा, इधर देखिए कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 101 में लोअर बाउंड थ्योरम और अपर बाउंड थ्योरम दो प्रकार की थ्योरम होती है, उनके अलग अलग तरीके के स्पेसिफिकेशंस होते हैं इससे, ठीक है। तो लोअर बाउंड थ्योरम एक स्टैटिक थ्योरी और शेप थ्योरी, दो नामों से और जानी जाती है। लोअर बाउंड थ्योरी का नाम क्या होता है? स्टैटिक थ्योरी भी होती है एंड शेप थ्योरी होती है। ये जो लोअर बाउंड थ्योरी होती है वो स्टैटिक थ्योरी और शेप थ्योरी दोनों होती है। लोअर बाउंड थ्योरी सेटिस्फाई करती है इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन को, याद रखना है आपको, इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन को लोअर बाउंड थ्योरम सेटिस्फाई करती है। और जब P इज लेस देन इक्वल टू पी यू, मतलब P एक कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड है और पी यू इज द ट्रू कोलैप्स लोड है, तो लोअर बाउंड थ्योरी कब सेटिस्फाई करेगी? जब P इज लेस देन इक्वल टू पी यू होगा, और इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन पे सेटिस्फाई करती है, ये याद रखना है आपको। और लोअर बाउंड थ्योरम का दूसरा नाम है स्टैटिक थ्योरी और शेप थ्योरी। ओके, अपर बाउंड थ्योरी होती है, फिर अपर बाउंड थ्योरी का दूसरा नाम है काइनेमेटिक थ्योरी एंड अनशेप थ्योरी। अपर बाउंड थ्योरम होती है वो काइनेमेटिक एंड अनशेप थ्योरी होती है, और इसका जो सेटिस्फिकेशन होता है वो इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म, इसमें क्या था, इक्विलिब्रियम और यील्ड और इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन, और ये सेटिस्फाई करती है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी यू। मतलब आप इसको मैकेनिज्म मेथड भी कह सकते हो, इक्विलिब्रियम तो दोनों में सेम है, इसे यील्ड मेथड कह सकते हो या इसको मैकेनिज्म मेथड कह सकते हो, ठीक है। इसको स्टैटिक मेथड भी कह सकते हो, इसको काइनेमेटिक मेथड भी कह सकते हो। ये अनशेप थ्योरी भी है, ये शेप थ्योरी भी है। ओके, तो इसमें कैसे भी आप घुमा फिरा के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी प्रकार इसने बताया है, इसमें भी इसने कहा है तो मैकेनिज्म मेथड, तो मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अपर बाउंड थ्योरम की बात करेगा डायरेक्ट ये। और स्टैटिक और शेप थ्योरी कौन सी होती है? लोअर बाउंड थ्योरी होती है, मैंने बताया था आपको। लोअर बाउंड थ्योरी स्टैटिक एंड शेप थ्योरी, तो ये लोअर बाउंड थ्योरी हो जाएगी। और मैकेनिज्म मेथड मतलब इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म मेथड किस में बनता है? मैकेनिज्म कंडीशन अपर बाउंड थ्योरम में। तो ये सीधा सीधा आंसर भी हो जाएगा, अपर एंड लोअर बाउंड रेस्पेक्टिवली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 फॉर फ्रेम विथ लार्ज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। कोई फ्रेम है जिसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, देन मैकेनिज्म मेथड इज। तो मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म मेथड कम सिंपल होगा कंपेयर टू स्टैटिकल मेथड, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी किसी भी स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी तो मैकेनिज्म मेथड क्या होता है? मैकेनिज्म जो मेथड होगा वो आपका ज़्यादा वो होगा, सिंपल होगा कंपेयर देन स्टैटिकल मेथड के। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन कि जो मैकेनिज्म मेथड होता है सिंपल होता है कंपेयर देन स्टैटिकल मेथड के। जब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ज़्यादा होती है तब आपका जो मैकेनिज्म मेथड है वो क्या होता है? सिंपल होता है एज कंपेयर टू स्टैटिकल मेथड। ये क्वेश्चन देखिए 103, इन द टी सेक्शन शोन इन फिगर ऑल डायमेंशन इन mm द डिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस। मान लो इसमें ये आपने कर दिया तो ये न्यूट्रल यहाँ से यहाँ तक एक न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस पूछी है। जैसे क्वेश्चन में आप ये सब वैल्यूज आपको पता है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका सेक्शन गिवन है, टी सेक्शन, इसमें 40 ये है, फ्लैंज है ये, इसकी डेप्थ ये है, फ्लैंज की वेब है, इसकी डेप्थ, टी सेक्शन है ये। इसके अंदर अपन को गिवन क्या है? 40 है, 10 है, और आपको गिवन है ये वाला 50। यहाँ से लोअर फ्लैंज पार्ट से लेके और बॉटम ऑफ वेब तक है आपका 50। अपन को निकालना है न्यूट्रल एक्सिस से क्या डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस, ये वाई बार निकालना है। तो वाई बार निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वाई बार निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला, टोटल एरिया बाई 2 बराबर में 14 प्लस 10 इंटू वाई। पहले ये पता होगा क्योंकि ये वाला तो हमको 10 पता है। न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि पता लग जाए कि अपन को ये निकालना है तो आपको ये प्लस ये कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 14 × 10 अपन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेके चलेंगे, तो 14 × 10 ये एरिया है, और 10 इंटू वाई क्योंकि ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो 10 इंटू वाई बराबर में टोटल एरिया बटे 2। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 और 50 × 10। टी सेक्शन का 40 पूरा एरिया कितना होगा? 40 × 10 और 50 × 10 होगा। तो 40 × 10 और 50 × 10 बटे 2। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको 5, ठीक है।
आपके वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके 5 वाई की वैल्यू होगी 5 mm। तो यहाँ पे अपन वाई की वैल्यू 5 कर देंगे तो वाई बार कैसे आ जाएगा, वाई बार होगा ये वाला 10, ये तो 10 है ना, ये वाला 10 है और प्लस में ये 5, तो 10 और 5 प्लस 15, तो वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने 15 mm हो जाएगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, किसी भी सेक्शन की पूछे आप निकाल सकते हो। टोटल एरिया बटा 2 बराबर में जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो भी एरिया उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कीजिए, आपको यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मिलेगी। फिर टोटल डिस्टेंस या ये भी पूछ सकता है ये कि बॉटम फ्लैंज से डिस्टेंस टू न्यूट्रल एक्सिस, तो आप 5 बता दोगे, और टॉप फ्लैंज से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस पूछेगा तो आप 15 बता दोगे। ओके, ये आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स ऑन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी क्या होता है, एमपी होता है, ठीक है। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी एमपी जनरेट होता है। फिक्स सपोर्ट पे एमपी बनते हैं नहीं बनते हैं फिक्स सपोर्ट पे एमपी, फ्री सपोर्ट पे एमपी तो कभी नहीं बनते, फिक्स सपोर्ट जहाँ होता है वहाँ पे एमपी जनरेट होते हैं। तो प्लास्टिक द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स ऑन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एमपी पे। तो शियर फोर्स भी एक्ट करते हैं किसी स्ट्रक्चर पे या फिर एक्सियल फोर्स भी एक्ट करेंगे, तो दोनों केसों में भी प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वह है कि दोनों केसों में आपका जो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स ऑन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू डिक्रीज द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑन बोथ केसेस, मतलब दोनों केसों में यदि दोनों एक्ट कर रहे हैं तो दोनों केसों में क्या होगा, यदि एक करेगा तब भी कम है और दूसरा करेगा तो भी कम है, दोनों केसों में प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी की वैल्यू हमेशा कम होगी। ये आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, सोम में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी एक बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन में है आपका इफ ए स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू सेकंड डिग्री, मतलब ds की वैल्यू कितनी है आपको 2 है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक इज रिक्वायर्ड टू रेंडर द स्ट्रक्चर ए मैकेनिज्म। एक तो कितनी प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड है कि एक कंप्लीट मैकेनिज्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये ऐसे पूछ रहा है। यदि किसी स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट 2 है तो उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक हिंज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी उसमें +1 कर देंगे तो एक मैकेनिज्म बन जाती है। समझ में आ रही है, ds +1 करेंगे तो आपको एक मैकेनिज्म बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ हिंज या नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू रेंडर मतलब मेक द स्ट्रक्चर ए मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बनाने के लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितनी जरूरत होती है, ds +1। आपको क्वेश्चन में ds 2 गिवन है तो 2 + 1 करेंगे बराबर 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम हिंज और प्लास्टिक हिंज मतलब कि रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी +1 कर देंगे तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ds +1 कर दीजिए सवाल में, इसमें मैंने किया। अब ये ds 2 है गिवन सवाल में, 2 + 1 करेंगे तो 3, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्जेस्ट शेप फैक्टर, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट शेप फैक्टर रखता है। रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर कितना होता है 1.5, आई सेक्शन का 1.12 to 1.14, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का होता है 1.7 और डायमंड का होता है 2। तो मतलब सीधा शायद डायमंड का 2 होगा। तो आपने कभी सोचा है शेप फैक्टर होता क्या है, शेप फैक्टर क्यों यूज में लेते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का किसी भी कंपोनेंट का शेप फैक्टर क्यों है। तो शेप फैक्टर रिजर्व स्ट्रेंथ देता है बियॉन्ड यील्ड लिमिट, समझ में आती है। यील्डिंग ऑफ द सेक्शन के बाद, मतलब सेक्शन की यील्डिंग के बाद जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब जितना वो रिजर्व स्ट्रेंथ करता है वो उसके शेप फैक्टर होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए शेप फैक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए शेप फैक्टर है रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन। क्या है, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन बियॉन्ड यील्डिंग ऑफ सेक्शन, ठीक है। मतलब कि जैसे रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर 1.50 है, मान के चलो यदि रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर 1.50 है, इसका मतलब है कि इट मीन्स रेक्टेंगुलर है 50% रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्डिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अपना स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो अपनी यील्डिंग के बाद भी 50% अपनी रिजर्व स्ट्रेंथ रखता है। समझ में आ रही है, 1 के बाद जितनी भी पॉइंटों में जो वैल्यू है वो इतनी % आपकी रिजर्व स्ट्रेंथ रखता है कोई भी सेक्शन, वो होता है उसका शेप फैक्टर। रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्डिंग जितनी रिजर्व स्ट्रेंथ रखता है वो उसकी शेप फैक्टर की वैल्यू होती है। समझ में आ गई बात। अब देखिए
आई सेक्शन की सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर 1.70, आई सेक्शन का 1.12 टू 1.14, एच सेक्शन का 1.5, डायमंड सेक्शन का 2 और ट्राइंगल सेक्शन का 2.34। वैसे तो ट्राइंगल सेक्शन का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल में डायमंड ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन में दिया गया है, तो डायमंड लगाएंगे। और शेप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, शेप फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि शेप फैक्टर एक ऐसा ही है जो रिजर्व स्ट्रेंथ, शेप फैक्टर खुद रिजर्व स्ट्रेंथ, तो एक के बाद ही तो मिलेगी रिजर्व स्ट्रेंथ, 1 पॉइंट के बाद जो कोई वैल्यू होगी वही उसकी रिजर्व स्ट्रेंथ होगी, तो इसलिए शेप फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी ही होगी, समझे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डायमंड लिख सकते हो, और वैसे ट्राइंगल का सबसे ज़्यादा होता है 2.34। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, द शेप फैक्टर फॉर ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट द डायमीटर। शेप फैक्टर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का कितना बताया था, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का बताया था 1.70 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस मतलब जेड पी निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 108। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, जेड पी। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड पी, इसका फॉर्मूला होता है ए टी टोटल एरिया बटे 2 y1 बार प्लस में y2 बार। न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होती है y1 बार, और y2 बार भी ऐसे होता है, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला y1 बार, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला y2 बार होता है। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी होता है जेड ई बराबर आई अपॉन वाई मैक्स। यदि शेप फैक्टर आपको निकालना है तो जेड पी अपॉन जेड ई कर दो। शेप फैक्टर कैसे मिलेगा, जेड पी का भाग दे दो जेड ई में, किसी भी सेक्शन का जेड पी निकाल लो और जेड ई निकाल लो, तो दोनों से भाग कर दो तो आपको शेप फैक्टर मिल जाएगा। एक्स एंगल रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसकी बी विड्थ है, डी डेप्थ है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस थी। न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस d/4 हो जाएगी, ये d/2 था टोटल, ये d/4, न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस d/4। तो यहाँ पे आप जेड पे निकाल लीजिए, टोटल एरिया b इंटू डी बटे 2, टोटल एरिया बटे 2, और y1 बार d/4 प्लस d/4, तो जेड भी आ जाएगा b²/2। तो इसमें पूछा क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस b²/4 हो जाएगा। इसमें इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी पूछता, तो इलास्टिक कैसे मिलते, जेड ई बराबर आई अपॉन वाई मैक्स, तो आई कितना हो जाएगा bd³ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई मैक्स कितना हो जाएगा d/2, वाई मैक्स तो कितना हो जाएगा d/2 होगा सेक्शन का, तो जेड ई हो जाएगा bd²/6। तो शेप फैक्टर भी आप इससे निकाल सकते हो, जेड पी अपॉन जेड ई से। ओके, अभी सवाल में सिंपल यही पूछा है, जेड पी बराबर bd²/4 होता है। किसी भी सेक्शन का आप शेप फैक्टर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस सब कुछ निकाल सकते हो, और वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज, तो लोड फैक्टर होता है आपका अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड। लोड की बात करें तो लोड फैक्टर है आपका अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड है, और लोड फैक्टर का एक और टर्म सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी और शेप फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर होता है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड, या फिर कह सकते हो स्ट्रेस के तरह में यील्ड स्ट्रेस अपॉन में परमिसिबल स्ट्रेस भी कर सकते हो आप, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मेटल, स्टील के लिए बात करते जाएं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल के लिए होता है यील्ड अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। ये ध्यान रखिए, डक्टाइल के लिए पूछा तो यील्ड अपॉन वर्किंग होता है, और यदि ब्रिटल मेटल के लिए करते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मटेरियल यदि कॉन्क्रीट होता है तो अल्टीमेट स्ट्रेस, और यदि मटेरियल आपका स्टील हो, डक्टाइल हो, तो आपका यील्ड स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एम से डिफाइन करते हैं, डिफाइंड ओनली ब्रिटल मटेरियल के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओनली ब्रिटल मटेरियल के लिए डिफाइन होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड, ठीक है। अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड होता है, ब्रिटल के लिए अल्टीमेट और वर्किंग ही चलता है, तो अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड -1, तो अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड में से -1 कर देंगे, तो आपको मतलब लोड फैक्टर में से -1 कर दोगे ना, तो मटेरियल ऑफ सेफ्टी आ जाएगा आपका, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, डिफाइन ओनली ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट देखिए आप, तो इसका सवाल का आंसर तो यही हो जाएगा, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। द मूवमेंट कर्वेचर रिलेशन एट ए प्लास्टिक इंच, तो मूवमेंट कर्वेचर रिलेशन एट प्लास्टिक इंच, प्लास्टिक इंच में मूवमेंट कर्वेचर रिलेशन, तो यहाँ पे फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आप देखिए, तो 10 में m/i σ/y e/r, तो r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1/r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं होगा, 1/r यहाँ से आप हटा दीजिए, σ/y इंटू ई कर दीजिए, और यहाँ पे i कर दीजिए, तो m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r, तो m 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो 1/r क्या है यहाँ पे कर्वेचर, तो कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो कांस्टेंट मूवमेंट होगा ऑल कर्वेचर पे, सीधी सी बात है, ऑल कर्वेचर पे क्या होगा आपका मूवमेंट कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट मूवमेंट फॉर ऑल कर्वेचर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेप फैक्टर इज प्रॉपरली विच डिपेंड ऑन, शेप फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, शेप फैक्टर डिपेंड करता है आपकी, शेप फैक्टर डिपेंड करता है जो आपका सेक्शन उसके शेप पे, ज्योमेट्री पर एंड लेंथ ऑफ बीम पे डिपेंड करता है।
मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है पूरी की पूरी। शेप फैक्टर किसी भी सेक्शन की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री में क्या आता है, ज्योमेट्री में आता है आपका लेंथ ऑफ द बीम, शेप ऑफ द बीम, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सीधा से याद रखें, शेप फैक्टर इज जनरली डिपेंड ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, मतलब कि उसकी लेंथ पे, उसका शेप पे डिपेंड करता है। द स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, मैंने बताया था स्टैटिक एंड शेप मेथड कौन सा है, स्टैटिकल एंड शेप मेथड आपको मैंने बता रखा है कौन सा होता है, जिसमें आपको कौन सी चाहिए, इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन चाहिए, समझ आई। तो इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन कौन है, इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक यील्ड कंडीशन ये वाली। स्टैटिक और शेप मेथड आपका कौन सा है, लोअर बाउंड थ्योरम, और लोअर बाउंड थ्योरम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन होती है। ओके, तो आपका ये लगा दोगे आप, यानी ये बताए थे ना आपको, इसमें देख लिया इक्विलिब्रियम यील्ड कंडीशन, लोअर बाउंड थ्योरम, स्टैटिक थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, द मैकेनिज्म मेजर ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। मैकेनिज्म मेथड क्या देता है, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर ए सर्कुलर सेक्शन डायमीटर डी। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है सर्कुलर सेक्शन के लिए। देखिए ये आपका सर्कुलर सेक्शन है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यहाँ से डिस्टेंस जी सी जी की y1 होगी 4r/3π, यहाँ से डिस्टेंस होगी y2 4r/3π होता है। और 4r/3π को कितना लिख सकते हैं, r को d/2 लिखेंगे 3π, तो 4d/6π हो जाएगा। 4r/3π को 4d/6π लिख सकते हैं। तो जेड पी बराबर क्या हो जाएगा, 80/2 y1 बार प्लस y2 बार, ठीक है। तो जेड पी बराबर टोटल एरिया π/4 d स्क्वायर होता है, सर्कुलर सेक्शन का बटा 2, और 4d/6π प्लस 4d/6π y1 बार प्लस y2 बार, तो जेड पी हो जाएगा d³/6। तो सर्कुलर सेक्शन का जेड पी कितना हो जाएगा, d³/6। और जेड भी निकाल सकते हैं वैसे i/y मैक्स से, तो लेकिन जेड पी ही पूछा है सवाल में, तो जेड पी बराबर हो जाएगा आपका d³/6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा d³/6। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर मैंने बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर। तो लोड फैक्टर यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर है, तो ये अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रही है और सेफ फैक्टर की वैल्यू 1 पॉइंट से ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहे कम हो किसी भी चीज़ किसी का, लेकिन जो सेफ फैक्टर की वैल्यू 1.1 से ज़्यादा होती है, इसलिए लोड फैक्टर की वैल्यू भी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ZP/ZD क्या होता है, सेफ फैक्टर। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज अ सेफ फैक्टर एंड सेफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, अदर कंडीशन बीइंग सेव द लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सारी कंडीशन सेम है। द लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मोर देन द लोड फैक्टर इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, लोड फैक्टर होता है जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर आप जानते हो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर लोड फैक्टर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ds जब पॉजिटिव होती है, ds जब पॉजिटिव होती है, जब भी तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर ds की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू भी हमेशा इसमें क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। लोड फैक्टर की वैल्यू इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा होगी कंपेयर देन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर ds की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लोड फैक्टर इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज मोर देन द लोड फैक्टर इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट करें 18, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस में आपने बताया लोअर बाउंड थ्योरम और अपर बाउंड थ्योरम दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम होती है, क्योंकि लोअर बाउंड थ्योरम किस पे वर्क करती है, इक्विलिब्रियम एंड इन कंडीशन पे, और अपर बाउंड थ्योरम किस पे करती है, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन में। तो मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, आपकी सेम होती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है 119, द वर्चुअल वर्क मेथड द वर्चुअल क्वांटिटी। वर्चुअल वर्क मेथड में जो वर्चुअल क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल वर्क मेथड जब वर्चुअल वर्क डन करते हैं, इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 में क्वेश्चन पूछा है। तो वर्चुअल क्वांटिटी होती है वर्चुअल वर्क मेथड में, वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी इज द वर्चुअल क्वांटिटी इन वर्चुअल वर्क मेथड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है कि बी से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जहाँ पे प्लास्टिक जनरेट होगी। इसने कहा ये आपका फॉर्मूला है, कैंटिलीवर बीम है विच इज UDL, इन ए प्रॉपर कैंटिलीवर बी लोडेड एज शोन इन फिगर, द प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म एट, प्लास्टिक हिंज कितने पे बनेगी, ठीक है, एट पॉइंट बी से। तो यहाँ देखिए आंसर, ये आपका क्वेश्चन था, UDL लगा हुआ है, ये बी सेक्शन ए या टोटल लेंथ L है, मैंने इस सेक्शन को कट कर दिया, यहाँ से तो ये x डिस्टेंस आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पे C पॉइंट दे दीजिए, तो A और C हो जाएगा। तो यहाँ UDL लगा हुआ है, ये आपका कितना हो जाएगा L-x, और ये वाला अलग कर देंगे तो C और B का, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये W। तो यहाँ पे भी एक, जब यहाँ से कट किया तो यहाँ पे एक MP जनरेट होगा प्लास्टिक मूवमेंट, यहाँ पे भी एक प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट होगा, और फिक्स सपोर्ट पे तो MP जनरेट होता ही है। अब दोनों का FBD ड्रॉ कर लिया है,
एफ बी डी ऑफ ए सी और एफ बी डी ऑफ सी बी। तो फ्रॉम एफ बी डी ऑफ ए सी देखिए, तो मूवमेंट एट जीरो करते हैं, मूवमेंट एट ए पे जीरो करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, तो दोनों को माइनस माइनस एम पी प्लस में ऊपर लोड होगा डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स बाई टू, ऐसे करते हैं। तो एम पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एफ बी डी ऑफ सी बी देखिए, तो मूवमेंट एट बी पे जीरो, मूवमेंट एट बी पे जीरो का, तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्ट होगा क्लॉक वाइज, तो इसको लिख दिया आपने प्लस एम पी। ये डब्ल्यू से जो ये करेगा, ये कैसे जनरेट करेगा मूवमेंट, ये आपका नेगेटिव करेगा माइनस एंटी क्लॉक वाइज माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, तो यहाँ से एम पी मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन ए और बी मिल गई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे 0.414 एल। तो फ्रॉम एंड प्रॉप्ड रिएक्शन, मतलब बी पॉइंट से ये रिएक्शन कितने पे बढ़ेंगे, एम पी 0.414 एल पे, बी पॉइंट से 0.414 एल पे आपकी एम पी प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट होगा। पूरा सवाल आप देख लीजिए वो ढंग से, ऐसे ये होगा, इसका आंसर ऐसे आएगा, कट करेंगे, समझा दिया। एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो बी पॉइंट से जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 0.414 एल, मतलब बी पॉइंट से 0.414 एल डिस्टेंस पे प्लास्टिक मूवमेंट हिंज जनरेट होगी, प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी। ओके, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा, एट 0.14 एल फ्रॉम बी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे, और आपकी जानकारी के लिए स्टील स्ट्रक्चर मतलब 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।